हेलो, नमस्ते, आदाब, श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राघव शर्मा और लोकमत राजस्थान के इस खास पॉडकास्ट स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज पॉडकास्ट के इस सत्र में हम लोग बात करेंगे, बात नहीं बल्कि एक आपको जर्नी पे लेके जाएंगे जहां पे आपको हम सेलिब्रिटी से मिलाएंगे जिन्हें यूथ ने अपना आइकन माना हुआ है। 4 लाइनों के साथ मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा कि देना हुआ है जब भी प्यार, उदाहरण मैंने सिर्फ दिया तुम्हारा। उपमाएं और भी है लेकिन सभी व्यर्थ है, तुम्हें ही देता हूँ उदाहरण तुम्हारा। जी हाँ, मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है अमित पूनिया जी। अमित पूनिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। देखिए, खास तौर पे यूथ आइकन या उदाहरण उसी का दिया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अपने जो भी करियर वो अपना रहे हैं, चाहे पॉलिटिकली करियर हो, चाहे आपका कमर्शियल करियर हो, कुछ ना कुछ उपलब्धि पाई हो या कुछ ऐसे काम किए हों कि जिन्हें दुनिया फॉलो करे। और ऐसी ही कुछ बात दिखती है अमित पूनिया जी में, जिन्हें काफ़ी पॉपुलर हम कह सकते हैं। जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर के अंदर काफ़ी फॉलोअर्स, काफ़ी लोग जो है, चाहे इनके स्टाइल की बात करें, चाहे इनके चलने की बात करें, चाहे इनके बात करने की बात करें, चाहे इनके पॉलिटिकल करियर की बात करें, उसको फॉलो करते हैं। तो आइए अमित जी से ही जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी। सर, किस तरह का जो है पॉलिटिकल आपका पूरा ग्रोथ हम देख रहे हैं, शुरू से देखते आए हैं, क्या क्या अचीवमेंट रहे और कितनी परेशानियां आप झेलने को मिली इस बीच? क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आप एक्टिव थे, पॉलिटिकल जो आपका सिनेरियो देखते हैं, किस तरह स्टार्टअप हुआ था? शुक्रिया राघव जी। सबसे पहले तो इस मेहमान नवाजी के लिए आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है वो उनके लिए मैं काफ़ी प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। जो यात्रा, जिस परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं, जो मेरी व्यक्तिगत जीवन की यात्रा समझ लें, राजनीतिक यात्रा समझ लें, वो यात्रा के मेरे अनुभव बड़े गहरे अनुभव रहे हैं। और उन अनुभवों के अंदर मैं यही कह सकता हूँ कि जो मेरा नज़रिया है राजनीति को देखने का, और जो राजनीति को जिस तरीके से लोग देखते हैं और राजनीति को जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां करती हैं, उसके अंदर जो विरोधाभास है, उस विरोधाभास को मैंने बहुत गहराई से महसूस किया है, बहुत गहराई से मैंने देखा है उसे। बिल्कुल। किस किस तरह के अटपटे, अनसुलझे, अनकहे कुछ अनुभव आपके साथ रहे होंगे? किस तरह की बातें रही होगी जो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ? राघव जी, देखें, अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ता है या राजनीतिक पार्टी से जुड़ता है तो 2-3 आइडेंटिफिकेशन उसके साथ में सबसे पहले लगती हैं। कुर्ता पजामा पहनेगा, भाषण देगा, लोगों के बीच जाएगा। बिल्कुल। ये जो 2-3 चीज़ें उस राजनीति करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ती हैं, वो इस तरीके से जुड़ती हैं कि वो उसी परसेप्शन के साथ में काम करता है। सबसे पहले वो कुर्ता पजामा ही सिलवाएगा, बिल्कुल, अच्छी सी गाड़ी लेगा, उसके बाद के अंदर जो उसका एक प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन उस दिशा के अंदर होगा। और आप देखो राघव जी, इसमें भी फिर नज़रिया अलग है। उस राजनीतिक पार्टी का नज़रिया प्लस जो जनता है, जिस जनता के बीच जाके आप राजनीति कर रहे हो, उसका नज़रिया, उसमें भी डिफरेंस है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राजनीति जहाँ शब्द आता है, उस राजनीति शब्द का अगर प्रयोग और उसका अर्थ अगर आप राजनीतिक व्यक्ति से पूछोगे, जो एक्चुअल राजनीतिक व्यक्ति है, वो उसका अर्थ कुछ और बताएगा। राजनीतिक पार्टी उसका अर्थ कुछ और बताएगी। और जो आवाम जनता जिसके लिए आप वो राजनीति कर रहे हो या राजनीतिक शब्द का प्रयोग कर रहे हो या आचरण जो कर रहे हो, वो आवाम आपको उसका अर्थ अलग बताएगी। बिल्कुल। और इसका इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही क्लेरिफाई किया कि एक यूथ आइकन जो फॉलो करते हैं। अब जैसे अमित सर ने खुद ने कहा कि राजनीति का एकदम से तो परसेप्शन ही आता कुर्ता पजामा और सब चीज़ें, जबकि अमित जी को जहाँ तक कि मैं इनके बारे में पढ़ा है, जाना है, एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं और फैमिली जो है वो देशभक्ति
कूट कूट के भरी हुई है, दादाजी फ्रीडम फाइटर, और फिर उसके बाद अच्छी एजुकेशन मिलते हुए फिर पॉलिटिकली गलियारों के अंदर आना और वहाँ पे अपना एक मुकाम बनाना, चाहे पीसीसी हो चाहे एआईसीसी हो, दोनों जगह पूरी दौड़ भाग और अपना एक अच्छा मुकाम। किस तरह का ये रहा पूरा सफ़र, किस तरह से आप ग्रामीण परिवेश से एकदम से एआईसीसी के सफ़र तक क्या सोच रही, क्योंकि एक वेल डिसिप्लिन वे में देखते हैं कि एक सफल पॉलिटिशियन वही होता है, रेगुलर तौर पे एक ही पार्टी को शुरू से आप रहे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, कभी भी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं, किसी तरह की बात, किस तरह की? सफलता का मापदंड जो है वो भी दोहरे मापदंड है आज के दिन। अगर कोई व्यक्ति, मैं ये कहना चाहूँगा, राजनीति के अंदर बहुत अच्छे से बात रखता है, बातों को घुमा देता है, या बात रख के बात बोल के उससे मुकर जाता है, या उसकी बातों में इतना प्रभाव है कि वो प्रभावित होते हुए शब्दों का प्रयोग करके लोगों के बीच अपनी बात रखता है, तो वो एक सफल राजनीतिज्ञ माना जाता है। अगर व्यक्ति सीधा है, सच्ची बात करता है, झूठ से दूर रहता है, झूठे वादे नहीं करता है, तो वो राजनीति में विफल हो जाता है। तो मतलब सच्चे लोग नहीं चल सकते राजनीति में? बिल्कुल। मैं ये सच्चे लोग चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, वो भी एक चर्चा का विषय जिस पे अपनी चर्चा करेंगे, लेकिन दोहरे मापदंडों की बात कर रहा हूँ। और ये दोहरे मापदंड राजनीतिक पार्टियों के तो हैं ही हैं, और ये दोहरे मापदंड कहीं ना कहीं उन राजनीतिक पार्टियों का जो आकलन करने वाली जनता है वो भी कहीं ना कहीं अपना लेती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपको इसको एक उदाहरण से, क्योंकि हम ये व्यक्तिगत आज के दिन पॉडकास्ट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इस पॉडकास्ट में किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक राजनीतिक विचारधारा, किस तरीके से राजनीति जारी है या किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, किस तरीके से राजनीति से मैंने सीखा है, उसके संदर्भ में आज ये चर्चा है। तो ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसकी शुद्धता को मैं कायम रखूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके वाक्यों से, आपकी बातों से भी झलक रहा है कि मतलब कितने सधे हुए वाक्य, कितनी सधी हुई वाणी, कितनी सधी हुई बातें कहनी चाहिए, और एक वेल डिसिप्लिन तरीके से आप एक शो के अंदर बैठे हैं, आप किस तरह का प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं, यही कुछ चीज़ें तो आप खुद आकलन कीजिएगा कि मैंने जो बातें कही थी आपको कि एक आइडियल व्यक्ति जिनको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप खुद आकलन कीजिए। जी सर। तो मैं उसका उदाहरण, जो राजनीति के अंदर दोहरे मापदंड चल रहे हैं कि कौन व्यक्ति राजनीति में सफल है, कौन राजनीति में विफल है, या कौन व्यक्ति राजनीति कर सकता है और कौन व्यक्ति राजनीति के लायक नहीं है, उसके दोहरे मापदंडों को मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूँगा। दो राजनीतिक दल, शीर्ष राजनीतिक दल हिंदुस्तान की या भारत की राजनीति के, एक राजनीतिक दल का व्यक्ति आज भारत का मुखिया भी है। वो राजनीतिक दल या उसका मुखिया बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत अच्छे से बात रखता है, बहुत अच्छे से बातों को घुमा देता है, और बहुत अच्छे से कही हुई बात से मुकर जाता है। वो व्यक्ति आज सफलता को छू रहा है, और एक अन्य राजनीतिक दल जिसका एक शीर्ष नेता राजनीतिक रूप से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखता है सच्चाई के साथ, लेकिन बातों को घुमा नहीं सकता, झूठ या फरेब उसमें मिला नहीं सकता, तो उनका सफलता का पैमाना आप खुद देखो। और वही चीज़ मैं राघव जी ये कहना चाहूँगा कि उन दोनों के सफलता के पैमाने का आकलन आप आवाम की नज़रों से, जनता की नज़रों से भी देखो। जनता भी, जो व्यक्ति बातों को घुमा सकता है, लच्छेदार बातें कर सकता है, कही हुई बात से मुकर सकता है, या सच्चाई से कोसों दूर बात रख सकता है, उसको कहती है कि ये नेता है, ये राजनीति करने लायक व्यक्ति है, ये हमारा नेतृत्व करेगा। और जो व्यक्ति सच के साथ चलता है, सही बात बोलता है, झूठ या फरेब से दूर रहने की कोशिश करता है, उसके लिए आवाम या जनता ये बोलती है कि ये राजनीति में फिट नहीं है भैया, राजनीति के लायक आदमी नहीं है। दोहरे मापदंड, दोहरी विचारधारा, दोहरा आकलन हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजनीति में सफलता का आकलन आप किस तरीके से करोगे, वो अभी समझने वाली ज़रूरत है उस चीज़ को। बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जैसे ठीक है, कहते हैं सच को आँच नहीं, अंधेरा
कभी तो मिटेगा उजाला, कभी तो आएगा। तो इस तरह की बातें भी रहती है। और जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बातों ही बातों में स्पष्ट करी कि जो आदमी मेहनत भी कर रहा है, बता नहीं पा रहा, वर्बली क्लियर नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, या हम यूँ कहें कि एक जो वर्ड फैला रखा था अंधभक्ति वाला, वो पर्दा अभी आंखों पे चढ़ा हुआ है सभी लोगों के, जिस कारण से स्पष्टता से दिख नहीं पा रहा। हो सकता है आने वाले समय में वो चीज़ें स्पष्ट हो, वो क्लियरफाई दिखे। इसी में एक सवाल ये और उठता है कि आपने राजनीति के कई दौर देखे, ब्लैक एंड वाइट से हम यूँ कहें ईस्टमैन कलर तक का भी सिस्टम देखा है, डिजिटल युग भी आपने देखा है। क्या लगता है अमित पूनिया, क्या सोचते हैं कि राजनीति का जो परिदृश्य बदला है ये पॉजिटिव है, अच्छा है या बुरा है आज के दौर की राजनीति को देखते हुए? राघव जी, आपने बहुत बहुत संजीदा गहरा सवाल पूछा है, और इसको मैं इस आपके सवाल को मैं गहराई से इसलिए इसका उत्तर दे सकता हूँ कि अभी आपने भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं। आप ये देखें कि 1929 के अंदर मेरे दादाजी फोर्ड और सेवरलेट गाड़ी चलाते थे। उस स्तर पे हमारे परिवार की एक लिगेसी थी। लेकिन आज़ादी के आंदोलन का जुनून ऐसा था कि सब सुख सुविधाएं छोड़ करके मेरे दादाजी आज़ादी के आंदोलन में कूदे। और जो हम सुनते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में हमारे लोगों ने, हमारे सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उसको मैंने या मेरे परिवार ने महसूस किया है। हमने तो उसको प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि उसका दंश हमने कई पीढ़ियों तक झेला, आज तक झेल रहे। लेकिन आप सिद्धांत और उसूलों की और जिस देशभक्ति की और जिस समाज सेवा की बात करते हैं सच्चे मन से, इन्हीं भावनाओं के साथ राजनीति होती है, जिस राजनीति के ऊपर हम आज के दिन चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यही भावना उस समय कितने शुद्धिकरण के आयाम पे थी कि उन्होंने सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आज़ादी के आंदोलन में कूदे, सब चीज़ें उनसे छीनी, वो जंगलों में दर दर भटकते रहते थे, यातनाएं सहते थे। जो उस टाइम की तिहरी गुलामी की प्रथा थी, जागीरदारी अलग हो गई, राजा महाराजाओं की अलग हो गई, अंग्रेज़ों की लगान अलग हो गई, वो शेखावाटी बेल्ट को बिलोंग करते थे, तिहरी गुलामी की वहाँ व्यवस्था थी, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। आज़ादी के आंदोलन के तत्पश्चात जब देश को आज़ादी मिली, आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरे दादाजी ने करीबन 30 सालों तक जो स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलती थी वो पेंशन नहीं ली उन्होंने। वो पेंशन उन्होंने इसलिए नहीं ली कि वो ये बोलते थे कि जो आज़ादी का आंदोलन हमने लड़ा वो कोई चीज़ के लिए या कोई इच्छा के लिए या कोई फल प्राप्ति के लिए नहीं लड़ा। बहुत बड़ी बात, देश की सेवा के लिए लड़ा। वो हमारा संघर्ष था, हमारा जुनून था। ऐसी सोच को कैरी फॉरवर्ड करना, ऐसी सोच को लेकर चलना भी बड़ी बात होती है। बिल्कुल। लेकिन आप, अच्छा, मैं राघव जी आपको ये सब चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो आप परिवर्तन बता रहे हो इन सदियों का, वो सदियों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है या दादाजी के स्मरण जो जुड़े हुए हैं उसके माध्यम से मैं थोड़ी उस पर स्पष्टता रखता हूँ, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। बिल्कुल। 30 सालों के बाद में एक दिन वो टीवी देख रहे थे। टीवी देखते देखते धीरे धीरे जो भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं और चीज़ें खबरें आती हैं, वो खबरें जब उन्होंने देखी उनका मन विचलित हुआ। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो ये राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, भैया हमने तो जो हमारा सर्वस्व कुर्बान किया था बिना किसी प्रतिफल के किया था, और ये लोग बोलते हैं कि हम सत्ता में जनता की सेवा के लिए बैठे हैं और यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कितना बड़ा सवाल था, उनका मन विचलित हुआ। उन्होंने ये निर्णय किया कि जिस पेंशन को मैं छोड़ रहा हूँ वो पेंशन भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ रही है। 30 साल बाद में उन्होंने अपनी पेंशन लेनी चालू की और ये संकल्प लिया कि जो पेंशन की राशि मेरे को प्रति माह मिलेगी, जिसका पालन उन्होंने अपने जीवन के 104 साल तक स्वस्थ जीवन जी करके गए, 104 साल तक, वो भी बड़ी उपलब्धि है। 104 साल तक उन्होंने जो महीने की पेंशन आती थी
वो गरीब बच्चियों की पढ़ाई में, नशा मुक्ति शिविर में, जन सेवा में, समाज सेवा में, चिकित्सा शिविरों के अंदर, और लोग गरीब लोगों की जो चिकित्सीय दवाइयाँ होती हैं उसकी सेवा में उन्होंने अपना सब कुछ लगाया। ग्रेट। तो ऐसी भावना, ऐसी सोच नहीं आ सकती। नहीं आ और राजनीति में कितना परिवर्तन आया वो इस उदाहरण से भी आप समझ सकते हो राघव जी। बिल्कुल। ये तो इसमें जो परिवर्तन आया और आया, तो इसको मतलब अपन एक वर्ड अगर इनडिसिप्लिन वाला सिस्टम बोले तो आप कितना मतलब मानते हो कि अपन मतलब डिसिप्लिन खराब हो चुका राजनीति का, आप इसको बोल सकते हो? डिसिप्लिन तो एक अलग वर्ड हो जाएगा। हाँ, नैतिकता का स्तर गिर गया हनन है। हो गया। जो नैतिकता होनी चाहिए, हम्म। जो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो आपका नैतिक आचरण होना चाहिए, हाँ हाँ। उसका स्तर ही नहीं रहा। आज के दिन आप ये देखें कि पहले के समय में यही बात बोलते थे ना कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई चर्चा हो गई बंद कमरे में और उसके अंदर किसी ने किसी व्यक्ति को कोई बात कह दी या जबान दे दी, वो उस पर कायम रहते थे। बिल्कुल। आज के दिन आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, आज अगर आप कोई उदाहरण लेंगे, मैंने मीडिया में कोई बात बोल दी, कह भी दी जो सार्वजनिक रूप से सबके सामने है, उसी बात से मैं 10 दिन 100 दिन के बाद मैं मुकर जाऊंगा। कहाँ बची है नैतिकता? नहीं बची ना। नैतिकता तो तब है जब आपने जो चीज कही उस चीज पे आप कायम रहे, उससे अलग ना हटे। इससे गिरा हुआ नैतिक स्तर आज के दिन, आचरण आज के दिन कहीं है नहीं राजनीतिक दल में। और सबसे गंभीर बात जो है इसके अंदर राघव जी, वो ये गंभीर बात है कि जिन लोगों ने वो देखा है, सुना है, समझा है, या जिन लोगों के बीच में वो बात कही है, उन लोगों की भी प्रतिक्रिया में आज के दिन ये सामान्य बात हो गई कि राघव जी ने आज तो ये बोला है, कल मुकर गए, ठीक है, सामान्य चीज हो गई। ये सामान्य चीज नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए भी, जो आवाम या जनता सुन रही है उसके लिए। बिल्कुल। तो ये गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। इसी में मैं एक चीज़ और आपको पूछना चाहूँगा, थोड़ा अपडेट होते हुए आगे। आपने प्रदेश स्तर की राजनीति देखते हुए राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक आप पहुँचे, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी चीज़ें दिखी। ये जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक्सपेरिमेंट किए गए, एक तरह से कहा गया कि नए नेताओं की पंक्ति आगे आनी चाहिए और सिस्टम होनी चाहिए, कितना आप इससे मतलब वाकिफ़ है? कितना आप सोचते हैं कि ये ठीक है? टर्मिनोलॉजी किस तरह की है, क्या? राघव जी, एक तो मैं थोड़ा सा उसमें आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने एक राजनीतिक दल का नाम दिया। आज की चर्चा पॉडकास्ट में हमने ये निर्णय किया था कि हम किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे। जी जी जी। हम राजनीतिक स्तर के लोग हैं, राजनीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन हम उस चर्चा का एक शुद्धिकरण या एक चर्चा को एक अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। जी जी। तो आप उसको तो विलोपित करें, ठीक है। ठीक है। आपका जो सवाल है कि जो युवाओं को आगे लाने की बात हो रही है राजनीति में, वो किस हद तक सही बात है। तो जैसे कि बोला जाता है कि युवा देश का भविष्य है, और हिंदुस्तान या अपना भारतवर्ष जो है वो सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। और कोई व्यवस्था अगर परिवर्तन करना है तो उस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर सबसे बड़ी कोई क्रांति में सहयोग दे सकता है वो नई पीढ़ी दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन वो नई पीढ़ी पुराने जो विचार जो है ना, जो इस देश का आधार है, इस गांधी जी का आधार है, सत्य का, अहिंसा का, जिस आचरण की हम बात कर रहे हैं, नैतिकता का, उसके साथ अगर आगे बढ़ें तो वो परिवर्तन आ सकता है। लेकिन उसके साथ वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती कि जो राजनीतिक दल उनको जो ये प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं, जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन राजनीतिक दलों के अंदर ही वो शुचिता, नैतिकता नहीं बची है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे स्तर के अंदर वो युवा जब जाएगा उस राजनीतिक के प्लेटफॉर्म पे या धरातल पे, तो वो नैतिकता के साथ राजनीति करने की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो इधर उधर के रास्ते लेगा। और जो नैतिकता के साथ राजनीति करने की कोशिश करेगा वो राजनीतिक दल में भी कहीं ना कहीं फिट नहीं होगा, उसका बढ़ावा भी उस राजनीतिक दल में नहीं होगा, और आवाम की नज़र के अंदर में भी वो रिजेक्टेड हो जाएगा।
तो ये कि मैं उस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ राघव जी कि वो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए, इस देश की जनता के लिए और इस देश के लिए। बिल्कुल। इसके साथ ही सोशल मीडिया फैक्टर आजकल सभी के जीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है। काफ़ी चीज़ें देखी जाती है, बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं, कुछ बीप चीज़ें भी आती हैं जिसको हम कह सकते हैं। कितना मानते हैं अब कितना इफेक्ट कर रहा है सोशल मीडिया आजकल के समाज को, आजकल के यूथ को, आजकल की लाइफस्टाइल को? पूरा पूरा असर है। हम्म। मैं ये कह सकता हूँ कि एडिक्शन है ये, हाँ। और ये एडिक्शन जो है फैलता जा रहा है। आप एक छोटे बच्चे को, अभी का ही मैं उदाहरण कहीं से आ रहा हूँ कि एक बहुत छोटा सा करीबन 4-5 महीने का ही बच्चा था, मैं उसको ही ऑब्जर्व कर रहा था, तो उनके पिताजी ने उसको छोटा सा फ़ोन दे रखा था। जैसे ही वो 4-5 महीने के बच्चे से वो फ़ोन को साइड में किया तो उसका इरिटेशन दिखने लग गया, उसके चेहरे पे रोने के भाव आ गए। तो ये एडिक्शन तो बचपन से ही चालू हो गया है। और इसमें तो मैं ये कहता हूँ कि क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि का, क्या शहरी पृष्ठभूमि का, इसके दायरे में तो सब लोग आ चुके हैं। बिल्कुल। और अब आपने अभी सीन ये भी देखा हमने, काफ़ी चला रणवीर इलाहाबादिया, बिल्कुल न्यूसेंस बातें जो ऐसी आ रही थी, हालांकि उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ी, सब लोग एक भी हुए। तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कंट्रोलिंग कुछ कानून आना चाहिए, किस तरह की आप क्या मानते हैं इस चीज़ को देखते हुए? बहुत जल्दी आना चाहिए, मतलब अभी जो फैलाव हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो चीज़ें बह रही है वो आजकल के यूथ को बिल्कुल मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रही है पूरे तरीके से। आपको क्या लगता है कितना जल्दी जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए? हालांकि सबने बोल दिया, सबको बुरी लग रही सब चीज़ें, लेकिन आप क्या सोचते हैं किस तरह से? राघव जी, ये सब गंभीर मुद्दे हैं वाकई में, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जिसको बोलते हैं सस्ती लोकप्रियता की, और आप ये भी तो देखो ना, यहाँ भी वही दोहरे मापदंड होंगे। लोकप्रियता उसको मिलेगा जिसमें सस्ता कोई काम होगा, अगर स्तरीय काम करोगे उस वो लोकप्रिय नहीं होगा। अगर आप आर्ट मूवी बनाओगे कितनी चलेगी? बिल्कुल। और आपने कोई मूवी बनाई जिसमें वॉयलेंस, एनिमल मूवी आई थी, इतना वॉयलेंस था उसके अंदर, इतना वॉयलेंस था, चली, हिट हुई। पुष्पा मूवी आई अभी, कितनी चली, हिट हुई। अभी एक मूवी आके गई अक्षय कुमार की, स्काई फोर्स, जो एक रियल घटना के ऊपर थी, आर्मी के उसमें पायलट थे उनके ऊपर, कितनी चली वो? नहीं चली। तो अब ये दोहरे मापदंड हर जगह आ गए। यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये हम सबको आज के दिन सोचने की ज़रूरत है। राघव जी, आपने ये जो जिस टॉपिक पे पॉडकास्ट किया है, मैं आपको इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन दूंगा, जो आपने टॉपिक चूज किया है और जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं आज के दिन, अमूमन नहीं होता है। बिल्कुल। इतना ऑर्गेनिक, इतना शुद्धिकरण के साथ नहीं होता है, उसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है राघव जी की सस्ती लोकप्रियता और जो लोगों का देखने का नज़रिया, जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपसे जब चर्चा हुई कि एडिक्शन लग गया सबको। अब एडिक्शन में ऑर्गेनिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें, प्यारी चीज़ें कितने लोग देखते हैं, और कंट्रोवर्शियल एब्यूजिव चीज़ें और जिसके अंदर वायलेंस, हिंसा है, उसको कितने लोग देखते हैं। आप उसका अगर डेटा निकालो तो आपके सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिखाने वाले और देखने वाले दोनों का सामंजस्य मिल रहा है, वो एक गंभीर बात है। बिल्कुल। इसी के साथ एक टॉपिक पे और चर्चा थोड़ी सी करना चाहेंगे। देखिए, मैं जैसे पर्सनल वे में बात करूँ तो मैं अमित सर के साथ काफ़ी टाइम से मैं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि हम बाइट्स लेते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और काफ़ी चीज़ें, तो हम राउंड द क्लॉक देखते हैं इनकी भागा दौड़ी लगातार। ये ACC भी जा रहे हैं और दूसरी जगह भी जा रहे हैं, तो फैमिली वाले कितने परेशान होते थे? ये मैंने राघव जी, मेरा एक टेड में भी स्पीच था मेरा, आई एम ए टेड स्पीकर, उसमें भी मैंने इस मेरी यात्रा का वर्णन किया था। वो एक अंधी दौड़ होती है आप में,
और राजनीति में राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ में जब आप कोई काम करते हो, वही मैंने कहा ना कि राजनीति में सच्ची जनसेवा, समाज सेवा या सच्चाई के साथ काम करना तो आज के दिन दूभर हो गया है। और जब आप किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ काम करते हो तो वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं आप पे भारी भी पड़ती है। उसमें आज आप ये देख लो, जितने भी राजनीति करने वाले व्यक्ति होंगे मैक्सिमम की तो वो बीपी की और शुगर की वो दवाइयाँ चालू हो गई होंगी और उनके पारिवारिक जीवन का स्तर देखो आप किस तरीके से होगा। तो आप सही कह रहे हो। शुरुआत के अंदर जब मेरे को सौभाग्य रहा कि मैं जिस राजनीतिक दल से जुड़ा, उस राजनीतिक दल के जो शीर्ष नेता थे उसकी कोर टीम में, और उनका ही चयन, उनके द्वारा ही मेरा चयन किया गया था। बिल्कुल। निचले स्तर से चयन करके मुझे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिम्मेदारी दी। मैं उसकी युवा विंग का राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा। उसकी इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस एक विंग थी, उसका मैं पूरे हिंदुस्तान का प्रभारी रहा। और यूँ कह सकता हूँ उस राजनीतिक दल के लिए मैंने पूरे हिंदुस्तान से जो चयन प्रक्रिया होती है एमएलए एमपी की, उसके अंदर मैंने काम किया गहनता से, और मेरा 100% उसमें रिजल्ट रहा। मैंने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतना समय देते हुए, ईमानदारी के साथ में, और सबसे बड़ी चीज़ है बिना किसी पब्लिसिटी के, मतलब मेरा चेहरा आपको बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। हम अनसंग हीरो रहे हुए हैं, पर्दे के पीछे हमने काम किया। तो इतना जब आप किसी चीज़ में समर्पण रखते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं। बिल्कुल। वो चीज़ें छूटती हैं, आपका अपना साथ, खुद का साथ, अपने भीतर का साथ, अपने परिवार का साथ, वो कम होता है। परिवार को आप पूरा समय नहीं दे पाते, खुद को अपना पूरा समय नहीं दे पाते, खुद के बारे में सोच नहीं पाते, खुद का जो एक ठहराव है, अंतर्मन की खुशी है, या खुद की एक जो हॉबी वाली चीज़ें हैं वो आप नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो मुझे ये करते करते ये लगा कि ये एक बहुत बड़ी और अंधी दौड़ है। और उस पे भी लगा कि मैं बहुत कम राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। मैंने आज तक कभी भी, मेरी जो राजनीतिक दल रहा है उससे मैंने आज तक कभी कोई पद नहीं मांगा। मैंने सौभाग्य से मुझे अनेकों पद मिले, और जो जिम्मेदारियां मिली, मतलब उनको मैं पदों के रूप में भी नहीं कहूँगा, वो जिम्मेदारियां थी मेरे लिए। और वो जिम्मेदारियां मिली, वो मेरे काम के समर्पण के पीछे मिली। लेकिन इतना कम राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति भी अगर ये सोचने लग जाए मुझ जैसा कि ये एक अंधी दौड़ है, और इस दौड़ में आप आगे बढ़ने का जो आपका सच्चा उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य से भटक करके आप एक लालसा के साथ में आगे बढ़ने की दिशा में आप जाते हो, और वो बहुत सारी आपके लिए परेशानियां, आपका नैतिक पतन, आपकी जो एक अंतर्मन की खुशी है, या एक जीवन की जो खूबसूरती है, उन सब चीज़ों से आप दूर हो जाते हो। तो मैंने बहुत गहरे स्तर के ऊपर कुछ चीज़ों का आकलन करके वहाँ से कुछ चीज़ों में मैंने बड़े स्तर के ऊपर अपने अंदर, अपनी राजनीतिक यात्रा के अंदर सुधार किया। अरे वाह। तो देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो है निकल के आई कि एक तो राजनीतिक लालसा नहीं थी। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, अमित पूनिया जी जो प्रमोट होके प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे राजनीति के अंदर, तो राजनीतिक लालसा की भावना इनमें नहीं थी। कर्म प्रधान राजनीति जो थी इनकी थी कि हाँ मुझे जिम्मेदारी दी, मैंने जिम्मेदारी निभाई। कुछ यही चीज़ें हैं कि जिनको फॉलो करना चाहिए, कुछ फॉलो करते हैं तो एक हेल्दी पॉलिटिक्स का हम हिस्सा बनते हैं और एक तरीके से वर्किंग करते हैं। चलिए, चलते चलते एक आपकी तरफ से मैसेज यूथ को किस तरह से आप संबोधित करना चाहिए, किस तरह से कहना चाहेंगे, किस बारे में वर्किंग करें, किस बारे में वो जो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं किस तरह से अचीव करें? मैं इसमें एक बात, मतलब कहना तो एक अलग मीनिंग हो जाएगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुभव है, उस अनुभव को मैं यूँ रख सकता हूँ युवा के सामने, यूथ के सामने, कि सबसे पहले उसको सेल्फिश बनने की ज़रूरत है। अच्छा, अब राघव जी आप कहोगे सेल्फिश, ये तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया। सेल्फिश उसको अपने लिए बनना है सबसे पहले। अपने लिए इसलिए बनना है कि उसको सबसे पहले अपने लिए सोचना है।
बिल्कुल। और ये वो सेल्फिश वाला वर्ड है जो धीरे धीरे आपको कहीं न कहीं गांधी जी के स्वराज की तरफ लेके जाएगा। अरे वाह, जब बिल्कुल तक आप बिल्कुल। अपने अंतर्मन की भीतर की शांति के लिए काम नहीं करोगे, इस जीवन की खूबसूरती को नहीं समझोगे, जो आपको मिला है इस जीवन के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, या जिस भी आर्थिक स्तर के माध्यम से, उसकी कृतज्ञता के प्रति आपका एहसास नहीं होगा, तब तक आप जीवन में हम्म, या आपके पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, हम्म, जहाँ भी आप बढ़ोगे हम्म, उसके अंदर असली खुशी या असली ठहराव नहीं आएगा। इसलिए मेरा एक ही है निवेदन है, अपने बारे में या अपने ऊपर सबसे पहले काम करो। बिल्कुल, उसके अंदर आपका चाहे स्वास्थ्य हो, हम्म, चाहे आपका कैरेक्टर हो, बिल्कुल, चाहे नैतिकता हो, और आपका चाहे उसके अंदर हार्ड वर्क हो, समर्पण हो, डेडिकेशन हो, जो भी मूल्य आप अपनाते हो, वो सारे काम आपको अपने ऊपर करने हैं। बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा सेल्फिश बनो, इन चीज़ों पे अपने ऊपर काम करो, तो आपका परिवार खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा और देश खुशहाल होगा। बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बातें जो है हमें सुनने को मिली, सीखने को मिली। तो अब आप मेरी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, शायद उससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैंने क्यों दिया था। एक राजनीति करते हुए भी एक सदी हुई बात कहना, अपना शब्दकोश बड़ा करना, अपने दिलो दिमाग खोल के पूरी किसी चीज़ का जवाब देना, ये सब क्वालिटीज़ जो है एक अमित पूनिया जी में मिलती है और एक अच्छा युवा नेता बनाती है और एक आइडियल बनाती है। बहरहाल, फिर हम मिलेंगे अमित जी के साथ और भी काफ़ी चर्चा करेंगे नए टॉपिक के साथ और भी नए गेस्टों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।